बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 15 के एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स। फर्स्ट प्रॉब्लम है एन ईएमएफ ऑफ 45 वोल्ट इज इंड्यूस्ड बिटवीन एंड्स ऑफ ए मेटल बार मूविंग थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.22 टेस्ला। व्हाट फील्ड स्ट्रेंथ वुड बी needed to produce an EMF of 1.5 volt between the ends of the bar, assuming that all other factors remains the same। इस प्रॉब्लम में जो है ना कह लें कि सिचुएशन इस तरह की बताई गई है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी वैल्यू हो 0.22 टेस्ला, अगर मैग्नेटिक फील्ड 0.22 टेस्ला हो तो जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है उसकी वैल्यू है 0.45 वोल्ट। अगर हम लोगों को 1.5 वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी रखनी पड़ेगी? बाकी सारे फैक्टर्स जो हैं कह रहा है कि वो सेम होने चाहिए। तो देखते हैं इस चीज को। हमारे पास ईएमएफ को निकालने के लिए जो इक्वेशन है ना वो है E इज इक्वल टू वी बी एल साइन ऑफ थीटा। मोशनल ईएमएफ वाली इक्वेशन हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई कर ली क्योंकि बार जो है ना मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है तो मोशनल ईएमएफ वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। E इज इक्वल टू वी बी एल साइन ऑफ थीटा। डिफरेंट दो जो है ना वो कह लें कि सिनेरियोज हैं, दोनों के लिए अलग-अलग हम लोगों ने इक्वेशन लिख ली। पहले जो केस था ना 0.45 वोल्ट का और 0.22 टेस्ला वाला, और दूसरे दोनों हम लोगों ने पहले केस के लिए निकाली इंड्यूस्ड ईएमएफ 1 इज इक्वल टू वी बी वन एल साइन थीटा 1, और दूसरे केस के लिए E2 इज इक्वल टू वी बी टू एल साइन ऑफ थीटा 2। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और ईएमएफ का रिलेशन आपस में बनाना है दोनों में, तो बाकी सारे फैक्टर्स के साथ मैंने 1 या 2 नहीं लिखा क्योंकि वो कांस्टेंट है। फिर रिलेशन बनाने के लिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में डिवाइड कर दिया। E1 डिवाइडेड बाई E2 इज इक्वल टू वी बी वन एल साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई वी बी टू एल साइन ऑफ थीटा। वी बी के साथ एल एल के साथ साइन थीटा के साथ कट गया तो हमारे पास रिड्यूस्ड इक्वेशन जो है सिंप्लीफाइड फॉर्म वो आ गई। ई एम एफ वन ओवर ई एम एफ टू इज इक्वल टू बी वन ओवर बी टू। हम लोगों ने बी टू की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करनी है, तो इनके अंदर चले वैल्यूज अगर रख लें तो हमारे पास ये बन जाएगा ईएमएफ की रेशियोज इज इक्वल टू 0.22 ओवर B2। तो आप लोग यहाँ से बहुत इजीली B2 की वैल्यू जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। चलें, अगर मैं यहाँ से B2 की वैल्यू वैसे अगर निकालना चाहूँ तो सबको पता है कि इसको लिख सकते हैं B2 इज इक्वल टू E2 ओवर E1 मल्टीप्लाइड बाय B1। अब इस इक्वेशन में भी वैल्यूज रख के सॉल्व करें तो हमारे पास रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है ना वो आ जाती है। एक जैसी कंडीशंस के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.22 टेस्ला हो तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू होती है 0.45। फिर कह रहा है कि अगर हम लोगों को 1.5 वोल्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ या वोल्टेज चाहिए हो तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। हम लोगों ने दोनों इक्वेशंस को लिख के डिवाइड करके तो ये रिक्वायर्ड जो है वो फॉर्म बनाई थी। प्रॉब्लम नंबर 15.2 है द फ्लक्स डेंसिटी बी इन ए रीजन बिटवीन द पोल फेसेस ऑफ ए हार्शू मैग्नेट इज दिस वन। हमारे पास ना एक हार्शू मैग्नेट है, इस जो है ना वो शेप का होता है हार्शू मैग्नेट, जिस तरह से घोड़े की जो है ना वो पाँव के नीचे लगी होती है नालनुमा चीज, और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताई गई है कि डाउनवर्ड है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। फाइंड द ईएमएफ। यहाँ पे ईएमएफ हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है जब एक 5.0 सेंटीमीटर लॉन्ग एक लेंथ जो है वो इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बी के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की वो बात कर रहा है कि परपेंडिकुलर टू बी व्हेन इट इज मूव्ड इन ए डायरेक्शन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए जो है ना मैग्नेटिक फील्ड ये जो लेंथ है, लेंथ की वो कह रहा है कि डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो है ना वो 90 डिग्री की है, परपेंडिकुलर है। पहले बात परपेंडिकुलर की हुई है और फिर उसने कहा कि 60 डिग्री एंगल बन रखा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन के साथ। ठीक है, ये जो एंगल बताया गया है ये बी के साथ जो परपेंडिकुलर की डायरेक्शन है उसके साथ एंगल जो है ना वो बन रखा है 60 डिग्री। बट हम लोगों को रिक्वायर होता है
कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बन रखा है। मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल निकालने के लिए टोटल एंगल में से 60 माइनस करेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर के लिए एंगल 90 डिग्री होता है, उसमें से 60 डिग्री माइनस किया तो एंगल हमारे पास 30 डिग्री आएगा। माइनस हमें क्यों करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बताया गया है वो हमें मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर के साथ 60 डिग्री का एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ नहीं बताया गया। हम लोगों को जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रिक्वायर है वो एंगल होता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल है। तो लेंथ का मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल जो है ना वो निकालने के लिए हमने टोटल में से जो है ना वो 60 को माइनस किया, तो टोटल एंगल दोनों में 90 था, 90 में से 60 माइनस किया तो लेंथ का मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल आ जाएगा 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, हम लोगों को गिवन है जी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है, लेंथ हम लोगों को गिवन है इसमें, और एंगल हम लोगों ने निकाल लिया है, और वेलोसिटी गिवन है कि कितनी स्पीड के साथ ना वो बार मूव कर रही है। 100 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो 100 सेंटीमीटर को 100 पे डिवाइड करके मीटर पर सेकंड में हम लोगों ने चीजें ना निकाल ली। स्ट्रेट फॉरवर्ड ये वाली चीजें सारे का सारा डाटा हमारे पास आ गया है। लेंथ सेंटीमीटर में थी, उसको 100 पे डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट कर लिया। एंगल का इशू बनता है तो एंगल हम लोगों को डायरेक्ट वो नहीं बताया गया जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ है, बल्कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो है ना परपेंडिकुलर वो एंगल बताया गया था 60 डिग्री। तो हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड के साथ निकालने के लिए 90 में से 60 को माइनस किया तो हमारे पास रिक्वायर्ड एंगल आ गया। अब मोशनल ईएमएफ वाला यहाँ पे भी फार्मूला लग जाएगा, EMF इज इक्वल टू VBL साइन ऑफ थीटा। वैल्यूज हम लोगों ने रख दी इस फार्मूला में। V की वैल्यू है 1 मीटर पर सेकंड, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू थी 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी भी इसको बोलते हैं, फ्लक्स डेंसिटी। लेंथ दी हुई थी हमें 0.05 मीटर, और साइन एंगल था 30 डिग्री। जब इसको आप लोग बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर यूज करते हो तो हमारे पास आंसर आ जाता है कि जी 1.25 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -2 वोल्ट EMF इंड्यूस होगी। नेक्स्ट है 15.3, एक कॉइल ऑफ वायर। हम लोग हमारे पास एक कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है ना वो 10 है, एन कैपिटल एन की वैल्यू 10 बताई गई है, और लूप का एरिया जो है ना वो भी बताया गया है कि 1.5 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर। A magnetic field is perpendicular to the surface of each loop all the time. परपेंडिकुलर का मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में और एरिया की डायरेक्शन में 0 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ये चीजें कंफ्यूज करती हैं कि मैग्नेटिक फील्ड उसने मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर सरफेस, सरफेस की वो बात कर रखा है। अगर सरफेस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो तो सरफेस की डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में 0 डिग्री का एंगल जो है ना वो बनता है। अच्छा जी, नेक्स्ट वो कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है उसमें चेंज हो रहा है। पहले मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.05 थी, बाद में चेंज होके 0.06 टेस्ला हो गई, और इस दौरान में टाइम लगा 0.1 सेकेंड। एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू हम लोगों ने निकालनी है। डेल्टा टी की वैल्यू दी गई है, डेल्टा बी की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे कि 0 पॉइंट फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू माइनस करके। हियर इट इज हाउ। प्रॉब्लम जो है हमारे पास थर्ड, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स हमें 10 बताई गई हैं, लूप का एरिया बताया गया है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने निकाला ना, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। फाइनल वैल्यू है 0.06 टेस्ला, इनिशियल वैल्यू थी 0.05 टेस्ला। फाइनल में से इनिशियल को माइनस किया गया, 0.06 माइनस 0.05 हमारे पास आ गया रिक्वायर्ड 0.01 टेस्ला। डेल्टा टी की वैल्यू बताई गई है कि ये कितने टाइम में चेंज हो रहा है, 0.01 सेकेंड। तो इसको हम लोग जो है ये डाटा हमारे पास आ गया। ईएमएफ की वैल्यू निकालनी है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। यहाँ पे फैराडे लॉ हम लोग लगा लेंगे। फैराडे लॉ था E इज इक्वल टू एन डेल्टा फाइव ओवर डेल्टा टी। इसमें ना नेगेटिव साइन भी हम लोगों को बुक में नजर आया था जब हम लोगों ने ये फार्मूला बनाया था, लेकिन क्योंकि मैग्नीट्यूड हम लोगों को चाहिए तो इसलिए नेगेटिव साइन अब यूज नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव आंसर ही हम लोगों को चाहिए होता है जी।
एन की वैल्यू गिवन है डेल्टा फाई, फाई जो है ना वो हमारे पास हम लोगों ने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू होती है बी डॉट ए, फाई की जगह पे बी डॉट ए आ गया डेल्टा टी, क्योंकि डॉट डॉट ए इसमें कॉज ऑफ थीटा भी आना था साथ, जब ओपन करेंगे तो बी ए कॉज ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू क्योंकि 0 डिग्री है ना तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए हम बी डॉट ए को सिर्फ और सिर्फ b इंटू ए भी लिख सकते हैं क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है। वैल्यूज रख दी हम लोगों ने, n की वैल्यू थी 10, n की जगह पे 10 जो है ना वो आ जाएगा, डेल्टा b हम लोगों ने निकाल लिया था 0.01, फिर इसके बाद जी एरिया की वैल्यू हम लोगों को गिवन थी 1.5 10 की पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर, और डेल्टा टी की वैल्यू जो है वो नीचे इंसर्ट कर दी गई, एन डेल्टा बी ए ओवर डेल्टा टी, ठीक है। एन की वैल्यू 10, डेल्टा बी की वैल्यू 0.01 हम लोगों ने देखी, ए की वैल्यू थी 1.5 10 की पावर माइनस 3 और डेल्टा टी की भी 0.1 थी, ठीक है। ये वाला हमारे पास जो है ना फॉर्म बन गई। अब इसको सॉल्व भी करना है कैलकुलेटर की हेल्प से, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये वाला आंसर जो है ना वो बन जाएगा 115.4 प्रॉब्लम। ए सर्कुलर कॉइल हैज 15 टर्न्स, अगेन जी हमारे पास कॉइल या सोलेनोइड का केस है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स 15 बताई गई हैं, रेडियस जो है वो 2 सेंटीमीटर है, कॉइल का रेडियस पहले हमें एरिया बता दिया गया, अब रेडियस बताया जा रहा है 2 सेंटीमीटर। द प्लेन ऑफ द कॉइल लाइज एट 40 डिग्री टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 टेस्ला। याद रखें कि हम लोगों को जो एंगल चाहिए होता है ना वो प्लेन के ऊपर नॉर्मल के साथ एंगल चाहिए होता है, प्लेन के साथ नहीं, तो इसलिए यहाँ पे भी ये एंगल जो है ये यूज नहीं होगा प्रॉब्लम में, बल्कि 90 में से माइनस करना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें बताई गई है इज इंक्रीज्ड बाय, इनिशियल वैल्यू हम ये रख लेंगे, थोड़ा सा स्टेटमेंट में भी हेरा फेरी है, और फाइनल वैल्यू हमारे पास ये दी हुई है टाइम की वैल्यू का, तो हम लोगों ने कैलकुलेशन करनी है। देखते हैं जी इसमें देखें हमारे पास जो कॉइल है, ये कॉइल है, कॉइल की तो जो सरफेस है ना, सरफेस तो ये है, सरफेस की डायरेक्शन ये है हमारे पास, सरफेस की डायरेक्शन मैंने जो जो एरो लगाया है ना इस डायरेक्शन की वो बात कर रहा है, हमें बताई गई है, लेकिन जो प्रॉब्लम में हमने यूज करनी है डाटा फार्मूला में डायरेक्शन, वो ये वाली डायरेक्शन होती है। हम लोगों को जो बताई गई है वो सरफेस की है, बट डायरेक्शन सरफेस के नॉर्मल वाली जो है ना वो यूटिलाइज होती है, तो इसलिए रिक्वायर्ड एंगल निकालने के लिए यहाँ पे भी जो है ना वो 90 में से माइनस किया जाएगा एंगल को, क्यों? क्योंकि हमें सरफेस की डायरेक्शन बताई गई है, सरफेस के नॉर्मल की डायरेक्शन नहीं, हम लोगों ने प्रॉब्लम में नॉर्मल वाली डायरेक्शन जो है ना वो बतानी है हमें, इस सतह के साथ ये जो मैं आपको भी मार्क करके बता रहा हूँ ना, ये वाली डायरेक्शन बताई गई है जो कि इस्तेमाल नहीं होती, हमारे पास प्रॉब्लम में जो रिक्वायर्ड डायरेक्शन होती है वो ये इसके साथ नॉर्मल के साथ वाली डायरेक्शन होती है, तो इन दोनों में क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है, दैट इज वाई रिक्वायर्ड एंगल बनाने के हासिल करने के लिए 90 में से ना इस चीज को माइनस किया गया है। ओके, हमारे पास सारी चीजें गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, हमें रेडियस गिवन है, एंगल निकाल लिया, मैग्नेटिक फील्ड की फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा डेल्टा बी बी। टाइम की डेल्टा टी की वैल्यू भी क्लियरली 0.2 सेकंड बताई गई है। तो फार्मूला लगा लेते हैं, हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला है ईएमएफ इज इक्वल टू एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, फाई क्योंकि हमारे पास बी डॉट ए होता है, बी ए कॉज ऑफ थीटा, ओपन कर लिया इस चीज को। अब इसमें हमें रेडियस दिया हुआ है, एरिया नहीं बताया हुआ, तो सबको पता है कि सर्कुलर कॉइल के लिए एरिया निकालने का फार्मूला होगा ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, वैल्यूज रखें अगर पाई की जगह पे 3.14, रेडियस की जगह पे 0.02, इसका स्क्वायर इज, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास एरिया आ जाएगा 1.25 10 की पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर, कॉइल का एरिया आ गया। तो अब हमारे पास कॉइल की ये वाली जो रिक्वायर्ड फॉर्म है इसमें अगर वैल्यूज रखी जाएं अ, तो हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगी,
अच्छा, नंबर ऑफ टर्न्स मैंने नहीं लगा सका, जो है ना वो n की जगह पे 15 आप लगाओगे, सही है ना? ये इस फार्मूला में डायरेक्टली वैल्यूज आप लोग रख लो। इस फार्मूला में अगर वैल्यूज हम लोग रखें तो n की जगह पे 15 आएगा, नंबर ऑफ टर्न्स 15 है। फिर डेल्टा बी की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की थी, डेल्टा बी की वैल्यू 0.3 टेस्ला है, ये डेल्टा बी की वैल्यू 0.3 टेस्ला आ गई हमारे पास। उसके बाद फिर एरिया की वैल्यू लगा ली हम लोगों ने, ए है ना, ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.25 10 की पावर -3, और उसके बाद cos 50 डिग्री डिवाइडेड बाय 0.2। जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो ये थोड़ी सी रिक्वायर्ड फॉर्म ये नीचे सही, इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाली चीज़ जो है ना वो आ जाएगी। सारी जो है ना वो कह लेंगे फार्मूला रिक्वायर्ड फॉर्म जो है वो आप लोगों को बता दी गई है। 15.5 प्रॉब्लम, टू कॉइल्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड। साइड बाय साइड का मतलब जिस तरह की कॉइल्स हम लोगों को नजर आती रही हैं, एक कॉइल जो है ना वो हमारे पास इस तरह से पड़ी हुई है और दूसरी कॉइल इसके साथ साइड के साथ ही जो है ना वो इस तरह से बनी पड़ी हुई है कि इसका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो दूसरी कॉइल में से भी गुजर सके। टू कॉइल्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड एंड EMF 0.8 volt is observed in one coil when the current is changing at the rate in the other coil। सही है जी, एक कॉइल में करंट के चेंज होने से दूसरी कॉइल में EMF इंड्यूस हो रही है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला जो है ना वो फार्मूलाज यहाँ पे यूटिलाइज होंगे। इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू 0.8 वोल्ट है, चेंज इन करंट ठीक है एट द रेट, ये देखें ये जो हमारे पास यूनिट है ना एम्पेयर पर सेकंड दिया गया है, अगर यूनिट एम्पेयर पर सेकंड दिया गया हो दैट्स मीन कि ये डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी की वैल्यू हम लोगों को बताई गई है। ईएमएफ की वैल्यू बता दी गई, डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी की वैल्यू हम लोगों को बता दी गई। हम लोगों ने म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालनी है, तो फार्मूला म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला लगा निकाल लेंगे। देखें जो म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला टॉपिक था ना उसमें एंड पे हम लोगों ने ये वाली चीज जो है ना वो फाइंड आउट की थी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू EMF डिवाइडेड बाय डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी, डायरेक्ट फार्मूला दिया गया है। EMF की वैल्यू 0.8, डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी की वैल्यू 200 एम्पेयर पर सेकंड लगा दी गई, तो डिवाइड करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगी म्यूचुअल इंडक्टेंस 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -3 हेनरी, या 10 की पावर -3 की जगह पे हम लोग मिली का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारे पास आ जाएगी 4 मिली हेनरी। ये था जी हमारे पास 15.6 देखते हैं। 15.6 में ए पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल्स, अगेन ये दो कॉइल्स एक दूसरे के नजदीक पड़ी हुई हैं, हैज अ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 0.75 हेनरी। अभी हम लोगों को म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू जो है ना वो बता दी गई है। इफ द करंट इन द प्राइमरी चेंजेस फ्रॉम 0 to 10 एम्पेयर इन 0.025 सेकेंड, जी चेंज इन करंट बताया गया है, पहले करंट की वैल्यू थी 0 और बाद में चेंज होकर करंट बन गई 10 एम्पेयर, तो डेल्टा आई की वैल्यू आप लोग जो हैं वो 10 एम्पेयर लगा सकते हैं क्योंकि 10 में से 0 को माइनस करेंगे तो 10 ही आएगा। डेल्टा टी की वैल्यू हमारे पास दी गई है 0.025 सेकेंड। व्हाट इज द एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी, हम लोगों ने ईएमएफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और व्हाट इज द चेंज इन फ्लक्स, दो चीजें कैलकुलेट करनी है। फार्मूलाज ये दोनों पड़े हुए हैं जो यहाँ पे लगेंगे। हमें बताया गया है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू है 0.75 हेनरी, डाटा में ये क्लियर है, और चेंज इन करंट जो है ना वो पहले 0 थी करंट, बाद में 10 एम्पेयर होगी, तो चेंज इन करंट हमारे पास 10 एम्पेयर ही आ जाएगा। टाइम बताया गया है कि कितने टाइम में ये चेंज हो रही है, 0.025 सेकेंड। नंबर ऑफ टर्न्स हैं 500। हम लोगों ने दो चीजें निकालनी है, एक तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और दूसरा हम लोगों ने निकालना है नंबर ऑफ टर्न्स। ये दोनों डिफरेंट फार्मूलाज निकाल, पहले ईएमएफ निकालने के लिए ये अबव फार्मूला यूज करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला, इज इक्वल टू एम डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। हमें एम की वैल्यू का भी पता है, डेल्टा आई का भी वैल्यू का भी पता है, डेल्टा टी की वैल्यू का भी पता है, तो इस इक्वेशन में अगर हम लोग वैल्यूज पुट करें तो ये वाली चीज हमारे पास बन जाएगी। E is equal to
अच्छा ये थोड़ी सी ना फॉर्म चेंज होगी। म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू उसने रखी हुई है 0 ये वाली म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू आ गई है, और डेल्टा आई की जगह पे 10, और बस फैक्टर्स थोड़े से उसने जो है ना वो आगे पीछे कर दिए हैं, और नीचे डेल्टा टी की वैल्यू। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू जो है ना वो 300 वोल्ट जो है ना वो आ जाएगी। बस ये एम की वैल्यू बाद में लिखी गई है, डेल्टा ये हुआ, डेल्टा टी उसने पहले लिख लिया हुआ है। जब हमारे पास ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी तो फिर ये सेकंड इक्वेशन यूज करके आप लोग जो है वो यूज जो है ना वो निकाल सकते हो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू, डेल्टा फाई की वैल्यू। दोनों जो है ना वो कह लेंगे सेम। ये नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है ये है एम जो है ना फैराडे लॉ, और ऊपर म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला है। तो फैराडे लॉ लगा के हम लोग जो है मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। दैट इज फैराडे लॉ था ना, इज इक्वल टू एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। तो इसमें से डेल्टा फाई की अगर वैल्यू निकालनी हो, डेल्टा टी उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एन जो है वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसमें वैल्यूज रख ली। अभी ई की वैल्यू हमने फाइंड आउट की कि जी ये 300 वोल्ट जो है वो आ जाएगी। इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू लगाई, डेल्टा टी की वैल्यू गिवन थी वो लगाई, और नंबर ऑफ टर्न्स 500 हमें बताया गया था। नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो भी हम लोगों ने पुट की। तो इस तरह से डेल्टा फाई एस की वैल्यू आ जाएगी। पहले यहाँ से डेल्टा फाई की वैल्यू के लिए फार्मूला बना लेंगे, ई इंटू डेल्टा टी डिवाइड बाई एन, फिर वहाँ पे वैल्यूज रखी इस फार्मूला में। तो सॉल्व करने के बाद मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास जो है ना वो निकल आएगी। देन हमारे पास है 15.7। 15.7 में एक सॉलिनॉइड का जिक्र किया गया है, एक कॉइल या सॉलिनॉइड जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स 250 है। 250 टर्न्स हैं एंड इट्स सेल्फ इंडक्टेंस। पहले म्यूचुअल इंडक्टेंस के हम लोगों ने प्रॉब्लम देखी है, अब सेल्फ इंडक्टेंस की बात वो कर रखा है कि कैपिटल एल की ये वाली वैल्यू है। नंबर ऑफ टर्न्स बताए गए हैं, सेल्फ इंडक्टेंस का बताया गया है। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ईच टर्न व्हेन द करंट इज 2 एम्पेयर। ठीक है, करंट की वैल्यू बता दी गई है, और मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोगों ने जो है वो एक तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है, और दूसरा हम लोगों ने जो है ना इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू भी बतानी है जब टाइम जो है ना वो इतना हो। नंबर ऑफ टर्न्स, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू, करंट की वैल्यू, और टाइम की वैल्यू जो है ना चेंज इन करंट। ठीक है, एम्पेयर पर सेकंड मतलब डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी की वैल्यू हम लोगों को बता दी गई है। दो डिफरेंट फार्मूला जिसमें जो है ना वो लगाए जाएंगे, देखते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स एन की वैल्यू थी 250, हम लोगों को इंडक्टेंस की वैल्यू बताई गई है 2.5 मिली हेनरी या 2.4 10 की पावर -3 हेनरी। उसके बाद करंट की वैल्यू बताई गई है, और चेंज इन करंट की वैल्यू बताई गई है डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी 20 एम्पेयर पर सेकंड। जहाँ पे ये हम यूनिट को देख लेते हैं ना, कंफ्यूज होने वाली बात ही कोई नहीं है। एम्पेयर पर सेकंड का मतलब कि करंट डिवाइडेड बाय टाइम की वैल्यू ये बताई गई है। दो वैल्यूज हम लोगों ने निकालनी थी, एक तो हम लोगों ने निकालना है फाई की वैल्यू। फाई की वैल्यू निकालने के लिए आपको याद होगा कि हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस में ये वाला फार्मूला भी बनाया था, सॉरी सेल्फ इंडक्टेंस के लिए एन फाई इज इक्वल टू एल आई, उसकी डेरिवेशन में। तो ये वाला फार्मूला हम लोग लगाएंगे फाई की वैल्यू को निकालने के लिए। यहाँ से फाई की वैल्यू बन जाएगी ना एल आई, दूसरी तरफ फाई के लिए एन जो है वो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से इस इक्वेशन से हमारे पास फाई की वैल्यू बन गई एल आई ओवर एन। वैल्यूज रखी, हमारे पास एल मतलब सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू रखी, करंट की वैल्यू पहले उसने 2 एम्पेयर बताई हुई है इस केस के लिए, और एन की वैल्यू थी 250। सॉल्व करने के बाद हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी 1.92 10 की पावर 1.92 10 की पावर -5 या +5, 10 की पावर +5 जो है ना वो वेबर हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी। दो पार्ट्स थे इसके, तो दूसरे पार्ट के लिए अब जी हम लोगों ने फाइंड आउट करना था ईएमएफ की वैल्यू भी। ईएमएफ की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला लगा लिया, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और हमने पढ़ा था कि सेल्फ इंडक्टेंस के लिए ये फार्मूला बन जाता है E इज इक्वल टू एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी।
एल की वैल्यू हम लोगों को गिवन है डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी की भी वैल्यू उसने बताई हुई है कि 20 एम्पियर पर सेकेंड। इसमें वैल्यूज रख देंगे, सही हो गया ना। E इज इक्वल टू एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। एल की वैल्यू थी 2.4 10 की पावर -3 हेनरी, डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी की वैल्यू 20। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 48 मल्टीप्लाइड बाई -3 वोल्ट या 48 मिली वोल्ट जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू हमारे पास ना आ जाएगी 15.7 प्रॉब्लम था। 15.8 15.8 में है इस सोलेनाइड, इस हमें सोलेनाइड की लेंथ बता दी गई है। सोलेनाइड जो है वो 8 सेंटीमीटर लेंथी है एंड सोलेनाइड की लेंथ बताई गई है और सोलेनाइड का क्रॉस सेक्शनल एरिया बताया गया है। ठीक है, एल की वैल्यू गिवन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए की वैल्यू गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स भी हम लोगों को बता दिए गए हैं 520। फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनाइड व्हेन द कोर इज एयर। ठीक है, कॉइल के दरमियान में कोई चीज भी नहीं रखी गई, हमने उसके सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एल की वैल्यू फाइंड आउट पहले करेंगे हम लोग और फिर इफ द करंट इन द सोलेनाइड इंक्रीजेस थ्रू, इंक्रीजेस थ्रू मतलब डेल्टा आई की वैल्यू बताई गई है, डेल्टा आई की वैल्यू है 1.5 एम्पियर इन 0.2 सेकंड। डेल्टा आई की वैल्यू और डेल्टा टी की वैल्यू भी बता दी गई है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ईएमएफ की वैल्यू हम लोगों ने ना फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे एक चीज यूज होगी परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, तो उसके लिए म्यू नॉट की वैल्यू भी हमें बता दी गई है कांस्टेंट। ये डाटा जी जो गिवन था उसको लिख लेते हैं। हम लोगों को सोलेनोइड की लेंथ का बताया गया 8 सेंटीमीटर जो कि 0.08 मीटर निकलेगी। एरिया का बताया गया 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो कि बन जाएगा 0.5 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। एरिया को निकाल, ये जो है ना वो कह रहे हैं कि सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाने के लिए इसको 10,000 से डिवाइड करेंगे, तो 10,000 के लिए 10 की पावर -4 ना यहाँ पे आ गया, सही है ना। अगर तो सिर्फ 1 सेंटीमीटर हो तो मीटर में जाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो उसके लिए फिर नीचे भी मुझे जो है ना वो 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 से डिवाइड करना पड़ा, जिसकी वजह से 10 की पावर -4 आ जाएगा। चलो, एरिया बताया गया है, नंबर ऑफ टर्न्स, डेल्टा आई की वैल्यू वो बताई गई है जी 1.5 एम्पेयर है, डेल्टा टी की वैल्यू लिखी गई थी 0.2 सेकेंड और एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एप्सिलॉन की वैल्यू इंड्यूस्ड ईएमएफ की। इसमें ना जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर वाले टॉपिक में जो इक्वेशन थी ना 15.17 इक्वेशन निकाली थी, वो इक्वेशन लगा के ना हम लोग जल्दी के साथ कैलकुलेशंस कर सकते हैं। एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ। तो इसमें स्मॉल एन है, कैपिटल एन की वैल्यू दी हुई है, स्मॉल एन को निकालने के लिए आपको पता है हम ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं, कैपिटल एन ओवर एल। कैपिटल एन की वैल्यू है 520, स्मॉल एन की वैल्यू, स्मॉल एल की वैल्यू है 0.08, डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 6500 टर्म्स जो है ना वो आ जाएंगी। अब इस फार्मूला में ये वैल्यूज रखती हैं हम लोगों ने, तो सॉल्व करने के बाद ये लेंथ जो है ना वो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। म्यू नॉट की वैल्यू सबको जुबानी याद होनी चाहिए, 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -7, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछी जा सकती है। वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। एन की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, 6500 का स्केयर हो जाएगा, फिर एरिया भी गिवन है और लेंथ भी गिवन है। सारी चीज़ें जो है ना वो तरतीब के साथ लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हेनरी की जो है ना वो आंसर आ जाएगा। इसमें ना उसने एन की वैल्यू आप निकाल के खुद से सॉल्व करोगे तो ज़्यादा जो है ना वो इजीली हो जाएगा। ये उसने जो है ना वो कैपिटल एन को डिवाइड करके लिखा हुआ है लेंथ से, और मैंने जो है ना उनको अलग से लिख दिया यहाँ पे। ये लेंथ की वैल्यू जब सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी तो फिर हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस वाला जो है ना इंड्यूस्ड ईएमएफ वाला फार्मूला लगाएंगे, E इज इक्वल टू एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। सेल्फ इंडक्टेंस के टॉपिक में ये फार्मूला देखा था हम लोगों ने। अब लेंथ जो है ना वो इंडक्टेंस एल की वैल्यू निकल आई, डेल्टा आई की वैल्यू गिवन है, डेल्टा टी की वैल्यू गिवन है, प्लग इन करेंगे। एल इसकी जो है ना वो एल की वैल्यू हमने कैलकुलेट की 2.12 10 की पावर -4, डेल्टा आई की वैल्यू 1.5, डेल्टा टी की वैल्यू 0.2,
तो ईएमएफ की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 16 10⁻⁻⁴, या इसको लिख सकते हो 1.6 10⁻⁻3। अब आप जो है ना वो पॉइंट को आगे पीछे करने का जो है ना वो मेथड आता है, साइंटिफिक नोटेशन एटसेट्रा। 15.9 15.9 में ना एनर्जी को कैलकुलेट करना है हमने, थोड़ा सा ध्यान से। व्हाट करंट व्हेन द करंट थ्रू ए कॉइल चेंजेस फ्रॉम, एक कॉइल जिसमें से करंट गुजर रही है, पहले करंट की वैल्यू थी 100 मिली एम्पेयर, तो बाद में चेंज हो के बन गई 200 मिली एम्पेयर इन 0.005 सेकेंड एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ 440 मिली वोल्ट इन द कॉइल। अच्छा, जब करंट यहाँ से चेंज होकर यहाँ तक होगी इतने टाइम में, तो जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है वो बनती है 40 मिली वोल्ट। व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, हम लोगों ने पहले तो सेल्फ इंडक्टेंस कॉइल की कैलकुलेट करनी है, और फिर उसकी एनर्जी कितनी इंक्रीज हुई है उसको भी कैलकुलेट करना है। देखते हैं जी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इनिशियल करंट की वैल्यू है 100 मिली एम्पेयर, फाइनल करंट की वैल्यू है 200 मिली एम्पेयर। सही हो गया। तो डेल्टा टी की वैल्यू भी बताई गई है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू, एल की वैल्यू निकालनी है। पहले जी फार्मूला लगा लेंगे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू सेल्फ इंडक्टेंस वाला एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी, ये वाले पहले सेल्फ इंडक्टेंस निकालनी है। तो ये फार्मूला जो 1 है इसके साथ डील करते हैं। ये फार्मूला जी हमारे पास बन गया E इज इक्वल टू एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। ये चीज है, यहाँ से सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू क्या बन जाएगी, L is equal to E delta T divided by delta I। वो माई मिस्टेक, हाँ मिस्टेक नहीं हुई। फिर इन डेल्टा आई निकालने के लिए फाइनल में से इनिशियली निकालेंगे ना, ठीक है, आई एफ माइनस आई। तो इसमें वैल्यूज ही देखी गई हैं और तो कुछ नहीं है। ई की वैल्यू हमें बता दी गई थी ये, इसमें लगाएंगे जी 40 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻3, ये आ जाएगा हमारे पास। इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए डेल्टा टी की वैल्यू हमें बताई गई है 0.005 सेकेंड, 0.005 सेकेंड। और डेल्टा आई चेंज इन करंट, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे आप लोग इसको, फाइनल वैल्यू है 0.2 एम्पेयर, इनिशियल वैल्यू है 0.1 एम्पेयर, तो 0.2 माइनस 0.1 जो है वो हमारे पास 0.1 ही आ जाएगा। सही, 0.2 माइनस 0.1 0.1। अब इसको सॉल्व करके मेरे ख्याल में हम लोग इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, हमारे पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी इंडक्टेंस की ये। ठीक है, फिर बाद में जी हम लोगों ने इंक्रीज इन द एनर्जी स्टोर्ड इन इट, एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉइल या एनर्जी स्टोर्ड इन द एन इंडक्टर वाला फार्मूला लगा के हमने एनर्जी में जो है ना वो देखना कि चेंज कितनी हुई है, इंक्रीज कितनी हुई है एनर्जी। हमारे पास एनर्जी निकालने का फार्मूला था ना, एनर्जी के जब फार्मूलास पढ़ रहे थे तो डेरिवेशन स्टार्ट की थी, तो एनर्जी के लिए हमने एक फार्मूला W इज इक्वल टू या U इज इक्वल टू कुछ था, U या W इज इक्वल टू हाफ L I का स्क्वायर, हमने ये एक फार्मूला भी पढ़ा था ना एनर्जी स्टोर्ड एंड इंडक्टर के लिए, हाफ L I का स्क्वायर। अब ये वाला फार्मूला यूज करेंगे एनर्जी का जो है ना वो इंक्रीज या डिफरेंस निकालने के लिए, कि पहले और बाद में कितनी एनर्जी इंक्रीज हुई है, एनर्जी में कितना जो है ना वो डिफरेंस है। तो पहले जो है ना इस फार्मूला को दो के लिए लिखेंगे, पहले इनिशियल एनर्जी के लिए लिख लेंगे यू आई इज इक्वल टू हाफ एल आई का स्क्वायर, मतलब इसमें इनिशियल करंट की वैल्यू हम लोग यूज कर लेंगे। और फिर फाइनल एनर्जी भी के लिए मैं अलग से लिख लूंगा यू एफ इज इक्वल टू हाफ एल आई एफ फाइनल करंट का स्क्वायर। सही है, पहले यू आई की वैल्यू कैलकुलेट की गई है, लुक ओवर हियर, ये सारी यू आई के लिए कैलकुलेशन उसने की हुई है। सही, हाफ एल आई का स्क्वायर, इनिशियल करंट की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे जो कि 0.1 एम्पेयर थी। इनिशियली जो एनर्जी स्टोर होगी उसकी ये वैल्यू आ जाएगी, फिर हम फाइनल एनर्जी के लिए फार्मूला लगा लेंगे हाफ एल
IF का स्क्वायर। फाइनल एनर्जी आ गई, और ये देखने के लिए कि एनर्जी इंक्रीज कितनी हुई है या एनर्जी में कितना डिफरेंस होगा, उसके लिए फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू माइनस की गई, तो हमारे पास एनर्जी में जो डिफरेंस है ना वो आ जाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है। 15.10 जी, मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। लाइक एनी फील्ड द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड स्टोर्स एनर्जी। हम लोगों को पता है कि जहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड हो ना, मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होती है, क्योंकि अर्थ के गिर्द भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना, तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में भी वो एनर्जी जो है ना वो स्टोर होती है। लाइक एनी फील्ड द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड स्टोर्स एनर्जी। जो अर्थ के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड है उसमें जो एनर्जी स्टोर हो रही है उसकी बात हो रही है। फाइंड द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द स्पेस। अब अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें जो एनर्जी स्टोर हुई है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, जमीन के मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताई गई है 7 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁵ टेस्ला। इफ द स्पेस ऑक्युपाइज, एरिया बताया गया है और हाइट या लेंथ बताई गई है। हम लोगों ने एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तीन चीजें बताई गई हैं, मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का कितना है, एरिया बताया गया है और लेंथ बताई गई है। एनर्जी हम लोगों ने जो है ना वो निकालनी है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो फार्मूला हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, U इज इक्वल टू हाफ बी स्क्वायर ओवर म्यू नॉट इंटू एरिया इंटू लेंथ। ये वॉल्यूम का साथ फार्मूला आ गया। वैल्यूज रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे। यू अब जी, वैल्यूज हमें जो है ना वो बी की वैल्यू बताई गई है, ये साथ हुआ हुआ ऑलरेडी। बी की वैल्यू, एरिया की वैल्यू और लेंथ की वैल्यू, बी की वैल्यू, एरिया की वैल्यू और लेंथ की वैल्यू। म्यू नॉट मैंने पहले भी बताया है कि ये एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट्स की वैल्यू वो जो है ना वो यही समझ जाता है कि स्टूडेंट्स को याद होंगी। ऑब्जेक्टिव में भी अक्सर वो म्यू नॉट की वैल्यू पूछता है। तो म्यू नॉट की वैल्यू बहुत आसान है, 4 पाई 10⁻⁷ वेपर पर एम्पियर पर मीटर। वैल्यूज हम लोग रखेंगे, ठीक है। और ये बहुत सिंपल सी जो है ना उसने कैलकुलेशन की हुई है। मेन काम है फार्मूलाज को याद रखना। 10th वाला प्रॉब्लम जो है ना ये मुझे बाकी प्रॉब्लम से थोड़ा सा जो है ना वो इम्पॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि जहाँ पे भी अर्थ का जिक्र आता है वो चीज़ ना थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट हो जाती है।